नमस्ते सर। जी प्रखर, जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ, कितने लोग जुड़ गए? सर 7-8 लाख जुड़ गए। अच्छा, आशीष पांडे जी जुड़ गए हैं। जी आशीष पांडे जी जुड़ गए हैं। हाँ, अच्छा, दीप माथुर जी जुड़ गए हैं। जी जी और दीपक जी, धन्यवाद, दीपक जी भी जुड़ गए हैं। और डॉक्टर डी साहा, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपर निदेशक रह चुके हैं। आपका वीडियो मैंने बंद कर दिया, अगर चाहते हो। आप लोग जुड़ चुके हैं। दीप माथुर जी, समय न गंवाते हुए आरजेएस के प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह जी पटना से जुड़े हैं। आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। प्रखर जी उत्तर प्रदेश नोएडा से जुड़े हैं। और एक दो और नाम आ रहे हैं, वो आप लोग परिचय दे देंगे। तब तक दीप माथुर जी से निवेदन है। दीप माथुर जी, जय हिंद। आरजेएस के प्रेरणा स्रोत रामजग सिंह जी से मुलाकात हो रही है आपकी पटना में। रामजग सिंह जी जुड़े हुए हैं। जी, स्क्रीन पे दीप माथुर जी दिख रहे हैं। आप दीप माथुर जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए एक बार, स्क्रीन टच करके, और माइक को क्रॉस में है। दीप माथुर जी, दीप माथुर जी अगर सुन रहे हैं तो जब भी हमें बोलना है अपने माइक को एक बार टच करें, वहां पे आप देखेंगे माइक क्रॉस है। दीप माथुर जी प्लीज। हम अपने प्रखर दीप माथुर जी वक्ता आप आए स्क्रीन। हाँ, बोलिए बोलिए सर। हम अपने प्रखर वक्ता का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि उनका ज्ञान है, उनका अनुभव है, उससे हमें बहुत जानकारी मिलेगी और हम हरियाली की ओर अधिक सशक्त रूप से कदम बढ़ाएंगे। सभी प्रवक्ताओं का और सहभागियों का बहुत बहुत स्वागत। अब हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। अभी जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जल पुरुष। हाँ, प्रखर अभी ओंकारेश्वर पांडे जो राष्ट्रीय सहारा के साथ रह चुके हैं, और अभी उन्होंने फोन किया कि उनको आवाज नहीं मिल रही है। प्रखर ओंकारेश्वर पांडे जी को आवाज नहीं मिल रही। सर आप अगर अपना रिकनेक्ट करें तो प्लीज अच्छा रहेगा सर। मैं भी, क्योंकि यहाँ से तो रिकनेक्ट करें। हाँ, यहाँ से तो ठीक है सर। अच्छा, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं तो प्लीज। यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। योगराज शर्मा जी जुड़ गए हैं, द न्यूज 24x7 दिल्ली। रिंकल शर्मा, धन्यवाद रिंकल शर्मा जी, धन्यवाद। डॉक्टर डी साहा जुड़ चुके हैं। दीप माथुर जी ने अभी स्वागत किया सब लोगों का। हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का। जलपुर लोगों के परिचय दे दें। ये ऐसे शख्स हैं जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप जानते हैं कि भारत में जल संकट खास करके राजस्थान में बहुत है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी करते थे, शादी हो गई थी। सर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। आपका नेट स्लो चल रहा है। में भी अब कैसी आवाज आ रही है? आपका आवाज आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा। फोटो नहीं आ रही है जी। एनीवे, आवाज सुना जाए राजेंद्र सिंह जी के बारे में। राजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं तो एक बार आप कैमरे में दिखाएंगे। हम बता रहे थे राजेंद्र सिंह जी की सरकारी नौकरी थी राजस्थान में, उनकी पोस्टिंग हुई। वहां पे जल संकट को देखकर वो द्रवित हो गए। देखिए, महापुरुष कहाँ पैदा हो जाते हैं कोई नहीं जानता।
आज आरजेएस बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि दो ऐसी शख्सियत हैं जो विनोबा भावे जी के साथ काम कर चुके हैं 14 साल। संत हेम भाई असम से जुड़े हुए हैं और मुख्य अतिथि हैं, और मुख्य वक्ता हमारे। मेरा ऑडियो वीडियो बंद है ना जी, प्लीज आप लोग बोले नहीं। और डॉक्टर बाकी सब लोग राजेंद्र सिंह जी ने, अगर अपना म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने शादी हो गई थी, नौकरी भी थी, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में जल संकट बहुत था, सभी जानते हैं। उन्होंने अपने घर के सामान को बेच दिया या जैसे भी पैसे इकट्ठा करके जोहड़ बनाने का काम शुरू किया, गांव वालों को कन्विंस किया, उनको जागरूक किया। कितनी मेहनत हुई होगी उस वक्त। जोहड़ों को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया तो कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और समर्थन मिलता गया, यहां तक कि हजारों हजार जोहड़ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के नाम है। आज आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया उनका नमन करती है, वंदन करती है। और हम बात को आगे बढ़ाते हुए अब चाहेंगे कि हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं दीपांकर शाह जी, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। दीपांकर शाह जी, आप सुन रहे हैं तो प्लीज आइए। जी जी जी। वन महोत्सव है, वृक्षारोपण है, आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया इस रूप में आगे आई है। आप पीछे भी थे, पर्यावरण दिवस में थे। दीपांकर शाह जी बताएं, अपना संदेश बताएं। जी, पहले तो आप सबको मुबारकबाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद है आप बुलाया इसके लिए। और मेरे को और एक खुशी की बात, आप सुनाई पड़ रहा है सबको ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये राजेंद्र सिंह जी से हमने, उनको याद होगा कि हमने आगरा में कभी काम किया था। राजेंद्र सिंह जी नमस्कार। याद हो रहा है? नमस्कार नमस्कार, याद है। याद है ना? आगरा में हम लोग हम आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। जमुना के किनारे घुमा करते थे वो जी, है ना? याद है। करते थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आज इलेक्ट्रॉनिक की माध्यम से आपसे फिर दोबारा मुलाकात हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं सर, पहले ये तो बताइए। मैं अच्छा हूँ, एकदम अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत मेरे को संदेश के लिए ये लोग बहुत अच्छा। तो ये लोग आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता वृक्ष और पानी का क्या रिश्ता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, जो अगर वृक्ष लगाया जाए तो पानी का समस्या का बहुत सारा समाधान हो सकता है। आवाज कट रही है सर। वृक्ष वगैरह ट्री लगाया जाए तो पानी का बहुत सारा समस्या समाधान हो सकता है, क्योंकि एक कंप्लीट एक वृक्ष, एक ट्री जो होता है ना, ये तीनों माध्यम को एकदम जुड़े रखते हैं, चाहे हवा की हो, चाहे पानी की हो, चाहे मिट्टी का हो, ग्राउंड वाटर को, क्रीचर बर्ड्स का हो, इंसेक्ट्स का हो। ये जो है ना, एक ट्री एक सर्वे सर्वा है। हम लोग तो सीखा है सिर्फ कैसे वृक्ष को काटना चाहिए, लेकिन वृक्ष क्या देता है हमें ट्री क्या हमें देता है, ये सब अगर एक बार शरण कर लें तो कोई वृक्ष नहीं काटेंगे, आज के बाद कोई नहीं काटेंगे। ये मेरा एक ये है। हम लोग सिर्फ काटना जानते हैं, हम लोग सिर्फ तोड़ना जानते हैं, हम लोग क्यों नहीं जोड़ते हैं, हम लोग क्यों नहीं पर्यावरण के साथ जोड़ते हैं। ये एक समस्या तो हो ही जाता है। मैं मानता हूँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सुनाई पड़ रहा है ना? जी हाँ, जी हाँ। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश का। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर एनवायरमेंटल रिसोर्सेस को रिसोर्स के तौर पर रखा जाए तो वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी सक्षम है, ये मेरा मानना है। लेकिन हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि तुरंत हमें क्या मिल गया, ये एक बड़ा समस्या हो गया है। थोड़ा सा अगर समझ के चले कि वृक्ष से हमारा पूरा धरती का जो पूरा परिवार है उसका रक्षण कर सकते हैं हम। वृक्ष के से ही हम पूरा व्यक्ति का जो अपना परिवार है, उनका जो सदस्य है, उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो जुड़ाव है, और सूती कपड़ा ले लो।
जो जुड़ा हुआ है, उसी से हमारा बहुत सारा समस्या का समाधान हो सकता है। आज वन महोत्सव आप बना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। वन का महोत्सव तो हर वक्त में होना चाहिए। बिना वन के हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, हम जीवित नहीं रह सकते। बिना वन के हमारा फूड नहीं बन सकता, और फूड अगर नहीं मिलेगा कभी भी हम जीवित नहीं रह सकते। मिट्टी अगर नहीं रहे कभी भी पूरा वन नहीं बन सकता। तो मिट्टी को हम लोगों को रक्षणा करना चाहिए, पानी को रक्षणावेक्षण करना चाहिए, पानी को बचाव करना चाहिए, पानी का दुरुपयोग ना करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिना पिए छोड़ दें, यही नहीं बोल रहा हूँ। दुरुपयोग ना करें, आधा पिए आधा छोड़ दें, ये भी मत करें। जहां तहां ना बहाएं। ये मेरा एक आप आज के दिन के बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बी साहा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपर निदेशक, हम लोगों से आज इस राष्ट्रीय वेबिनार में वन महोत्सव में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय न गंवाते हुए हम लोग कार्यक्रम का फॉर्मेट, क्योंकि वाटरमैन ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप सभी बेसब्री से, कई राज्यों के पत्रकार जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आपने अभी सुना भी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जल पुरुष। तो बिना किसी समय के कृपया कोई आवाज न करें, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जल को लेकर, जल जीवन, जल जंगल हरियाली को लेकर, जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ रहा है, और राजस्थान में अगर जो चीज हो सकता है। मेरी आवाज नहीं आ रही है प्रखर? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जल पुरुष, आमंत्रित करते हैं आरजेएस के राष्ट्रीय वेबिनार में। हम लोग सुनने के लिए बेताब हैं। वन महोत्सव के राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबसे मिलना और आप सबके साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लग रहा है। खासकर हेम भाई से बहुत दिन के बाद उनका चेहरा हम देखेंगे, अभी दिखाई नहीं दिया। हेम भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 74, 75, 76 के दशक के। अच्छा लगा। मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि जल, जंगल, जमीन ये हमारे लिए भगवान है। भगवान का मतलब होता है भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से अग्नि और नै से नीर। ये जो पंच महाभूत हैं, यही हमारे भगवान हैं। ये हमारे भगवान क्यों हैं? कोई बात कर रही है क्या? कि ये हमारे जीवन को बनाते हैं, जीवन को चलाते हैं, और जीवन को सनातनता की तरफ लेके जाते हैं। ये जो हमारा जीवन है, एड्रेस की 3 को 2 में करना है, नित्य नूतन बना रहे। हम तिलक नगर वाला है ना, ग्राउंड फ्लोर भी हटा दो, निर्माण की प्रक्रिया में लगे रहें, और मेन मार्केट भी हटा दो, हमें ये जो आर्य कॉम्प्लेक्स भी हटा दो। ये जो बीच में आवाज आ रही है, जो दिल्ली 2 बार जा रहा है, दिल्ली देखिए हमारे वेबिनार की एक सभ्यता दिल्ली 2 बार जा रहा है, उसे 1 बार करो। कोई आप लोग अपने प्रखर आप म्यूट कर दीजिए सर। सबको म्यूट कर दिया सर, सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं। आप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इस राष्ट्रीय वेबिनार में, वन महोत्सव में, ये जानने की कोशिश करें कि ये जो जल, जंगल, जमीन है, इसका हमारे जीवन में क्या मायने हैं। जल, जय, जीवन, और लय, विलय, पंच महाभूतों के विलय से निर्मित जीवन, और जिन पंच महाभूतों को हम भगवान कहते हैं, ये भारतीय आस्था में पर्यावरण की रक्षा के स्तंभ होते हैं, आधार होते हैं। जब तक भारत के लोग इसको अपने व्यवहार में, एक तरह से अपने संस्कार में संजो के रखते थे, तब तक भारत दुनिया का गुरु था।
ग्लोबल टीचर था, सबको सिखाने के लायक। वो सबको सिखाने के लायक इसलिए था कि हम इन पंच महाभूतों से निर्मित होकर इन्हें भगवान के रूप में अपना सत्य मानते थे, और इनके साथ जो हमारा जीवन का व्यवहार था वो अहिंसा में था, प्यार का था, सम्मान का था, सद्भाव का था, सृजनात्मक था। वो जो अहिंसा में हमारा व्यवहार इन पंच महाभूतों के साथ था, तब तक हम दुनिया को सिखाने के लायक थे। हमें ये भी समझना चाहिए कि भारत एक लंबे काल तक आत्मनिर्भर इसलिए बना रहा कि उसने अपने जल जंगल जमीन को बचा के रखा। उसके प्रति हमारे देश के लोगों में अथाह सम्मान, और जब तक वो सम्मान था तब तक भारत दुनिया को सिखा सकता था। और हम लाभ से ज्यादा शुभ की चिंता करते थे। जो शुभ है वही हमारी प्रकृति, पर्यावरण, और वही हमारे जीवन का पुण्य है। लेकिन हमारे इस शुभ के साथ रिश्ते खत्म हो गए। शुभ हमें जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा देता था, हमें जल, जीवन, जमीन, इन सब की सुरक्षा देता था, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा देता था। तो ये जो सुरक्षा थी, उस सुरक्षा का नेटवर्क कमजोर हो गया, और प्रॉफिट इकोनॉमिक कंपटीशन का नेटवर्क बढ़ गया। जब से ये नेटवर्क बढ़ा, जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तब से फिर कोविड जैसी बीमारियां ज्यादा आने लगी। 2002 में कोरोना फर्स्ट आया था, और 2019 में फिर कोरोना सेकंड आया। और कहां से आया? चाइना से आया। चाइना से क्यों आया? क्योंकि चाइना इस वक्त इस दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बनना चाहता है। वो सबका शिकार करके एक इतना बड़ा शिकारी बनना चाहता था कि वो इस तरह के वायरस से सबको चित कर दे। लेकिन फॉर्चुनेटली जो शिकारी था वही शिकार हो गया, वही अपने को बचा नहीं पाया, उसी की अपनी सब हालत खराब हुई। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोभी लालची बनकर अपने जल जंगल जमीन के रिश्तों को भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन के प्यार और संबंध के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और फिर हम गुरु बनने के लायक नहीं रहते। दोस्तों, यदि भारत को दोबारा से अपने इस दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना है, तो हमारे अंदर अभी भी वो ज्ञान है, अभी भी वो समझ है, अभी भी वो हमारी आस्था है जो प्रकृति को हमारे लिए भगवान की तरह देखती है। भारत के वैदिक काल तक हम केवल और केवल पंच महाभूतों की पूजा करते थे, कोई मंदिर नहीं था। मंदिर तो मन का होता है, लेकिन फिर पत्थर के, सीमेंट के, कंक्रीट के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बहुत बनने लगे। इसलिए हमें ये समझना है कि हमारा मंदिर, हमारा तीर्थ, हमारा जीवन ही है, और उस जीवन को चलाने में जंगल की भूमिका, जमीन की भूमिका, वायु की भूमिका, सूरज की भूमिका और आकाश की भूमिका सबसे बड़ी है। हमारे, यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि जल हमारे जीवन को बनाने में अन्य 4 महाभूतों को जोड़ता है। जल 70% हमारे शरीर में है, और इस प्लेनेट पर भी 70% जल ही है। और जो जमीन है, जो मिट्टी है हमारे शरीर में, वो
हमारे शरीर को बनावट देती है, और जो वायु है वो हमारे शरीर को सर्कुलेशन देती है, फ्लो देती है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्लो है, उन फ्लो को बढ़ाने का काम हम ऊर्जा से, इससे वायु से वायु से होता है। और जो सूरज से मिलने वाली एनर्जी है वो हमारे अंदर ऊर्जा का काम है। और ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये इस आकाश में, इस स्पेस में टिकता है। इसलिए आपको इस वन महोत्सव पर इस लालची विकास को छोड़कर सनातन पुनर्जीवन, पुनर्जनन, रिजुविनेशन ऑफ नेचर, उस चिंतन में जुटना होगा। उस चिंतन में जुटेंगे तो फिर हम ना जंगलों को काटेंगे, ना पेड़ों को बर्बाद करेंगे, और हम अपनी मिट्टी का कटाव रोककर मिट्टी में नमी बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले 45 सालों के सामाजिक काम और पिछले 37 सालों के केवल प्रकृति और पानी के काम में ये सीखा है कि जब मिट्टी में नमी आती है तो उसमें हरियाली जन्म लेने लगती है, और जब मिट्टी में नमी नहीं होती तो धरती का तापक्रम बढ़ता है और धरती को बुखार चढ़ जाता है, और उस बुखार के कारण मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है। फिर बेमौसम बारिश होती है, फिर बादल फटने लगते हैं, इरेटिक रेन्स होती है, जिसके कारण फ्लड और वाटर स्केर्सिटी, ड्राउट दोनों बढ़ते हैं। तो यदि हमें अपनी धरती को फ्लड और ड्राउट से बचाना है तो फिर हमें धरती पर से मिट्टी के कटाव को रोकना और जंगलों को लगाना और मिट्टी में नमी रखना, इस काम में आगे मूव होना होगा। दोस्तों, जब मैंने पहले 1987 में जब हमारे 2-3 बांध बन गए थे, उससे पहले तक हमारे गांव में 1985 में सारी महिलाएं गीत गाती थी, बूढ़ी महिलाएं। जवान तो हमारे गांव में कोई बचा नहीं था। जवान तो सब लाचार, बेकार, बीमार होकर शहरों की तरफ रोजगार के लिए, रोटी खाने के लिए, कमाने के लिए चले गए। बूढ़ी औरतें क्या गीत गाती थी? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ मैं नहीं जानती। मैं तरसती हूँ, तड़पती हूँ बादल से निकली एक बूंद पाने को, पर निष्ठुर बादल है कि धरती से ऊपर उठकर कहाँ चला जाता है। बादलों के रूठने से मेरा बेटा और मेरी बहू भी रूठ गए हैं और गांव छोड़कर शहर चले गए। अब न जानूं मेरा जीवन कैसा होगा। आज 37 साल के बाद मेरे इलाके की महिलाएं जो गीत गाती हैं वो भी सुन लीजिए। अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं है वो, बरसते हैं मेरे गांव में। मेरे कुएं में पानी आ गया है, तो जब मेरे कुएं में पानी आया तो मेरा बेटा और मेरी बहू भी गांव में लौट आए हैं। अब वो खेती करते हैं। मेरे चारों तरफ हरियाली है और हरियाली की खुशहाली है। मेरे चारों तरफ पानी है। मुझे लगता है कि अब मेरा बुढ़ापा खुशहाली में बीतेगा। तो ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ, इसको कहते हैं, ये इसलिए हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एंड उन्मूलन। अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ये इसको लंबा समय लगता है, ये बहुत जल्दी हवा में नहीं हो सकता, और ये तब होता है जब धरती पर हरियाली बढ़ती है। धरती पर जब हरियाली बढ़ती है तो धरती में माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन हरियाली से होने लगता है, और फिर जो मैक्रो क्लाउड्स हैं उनको वो आकर्षित करके फिर अच्छी बारिश होने लगती है। फिर इरेटिक रेन्स के बजाय अच्छी वर्षा होती है और धरती पर कटाव मिट जाता है। दोस्तों, मैंने अपनी धरती पर देखा है, पहले
मेरे यहाँ बादल तो दिखते थे बरसात के दिनों में, पर बरसते नहीं। अब बादल बरसते हैं, अब पानी है, अब लोग खेती करते हैं, अब हरियाली बढ़ गई। जब हमने काम शुरू किया था तब हमारे इलाके में केवल सरिस्का के जंगल के कारण 2% ग्रीनरी थी। अब ये ग्रीनरी इंक्रीज होकर 48% हो गई, क्योंकि धरती पर खेती होने लगी, 2-3 फसलें होने लगी, और इन फसलों से जो जो आर्द्रता बढ़ी, उस आर्द्रता ने वर्षा का संतुलन बनाया। ये इसलिए हुआ कि हमने ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण किसानों को वर्षा का चक्र फसल चक्र से अलग हो गया था, उसको हमने जोड़ने का काम किया। वर्षा चक्र को अपने फसल चक्र के साथ जोड़ा तो कम पानी खर्चे में अधिक उत्पादन हुआ। इसलिए हमें अब ये समझना होगा कि हम कैसे अपने देश को पानीदार बनाने के लिए जंगलों को लगाएं, जंगलों को बढ़ाएं। जब हरियाली बढ़ेगी तो हमारी धरती पर प्राणवायु बढ़ेगी और धरती के ऊपर का कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होकर हमारी जो धरती का बुखार है वो ठीक हो जाएगा और मौसम का मिजाज सुधर जाएगा। दोस्तों, हमारे बुखार का इलाज पैरासीटामोल से होता है, लेकिन धरती के बुखार का इलाज हरियाली से होता है। तो हम हरियाली को बढ़ाएं और धरती का बुखार ठीक करें। आज के इस वन महोत्सव पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप मुझसे कुछ ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं प्रवचन नहीं करना चाहता। मैं आपसे केवल इतना करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हम अपने भगवान को समझें। हमारा भगवान कौन है? भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और मैं से नीर। ये जो भगवान, ये जो 5 एलिमेंट्स, इनको स्वस्थ रखने के लिए हम सबको जुटना होगा। यदि ये स्वस्थ रहेंगे तो ये प्लेनेट, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये स्वस्थ रहेगी और फिर कोरोना सेकंड, कोविड-19 जैसे अटैक नहीं होंगे। फिर अरे हमारे वेदों में, उपनिषदों में बहुत पहले ये ज्ञान भरा था। फिर थोड़े दिन पहले चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि इस पृथ्वी पर वो ही जिएगा जो प्रकृति के अनुकूलन से अपने अंदर परिवर्तन कर लेगा। प्रकृति जैसा हमारा जीवन चाहती है, प्रकृति जैसा हमसे अपेक्षा करती है, वैसा परिवर्तन हम प्रकृति के अनुकूल करने लगेंगे तो हम जीवित रहेंगे। यदि हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए इस बार के वनों महोत्सव पर आपको जलवायु परिवर्तन के एलिडो इम्पैक्ट को दूर करने के लिए, समझने के लिए, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उन्मूलन के लिए सोचना होगा और बादल से निकली हर बूंद को पकड़ के धरती के पेट में रखना होगा, जिससे तुम्हारे धरती के बैंक पानी से भरे रहें और आप हमेशा पानीदार बने रहें। आप पानीदार बनेंगे तो धरती पर हरियाली और खुशहाली रहेगी और आपकी हरियाली और खुशहाली आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएगी। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको सवाल पूछने के लिए मौका देता हूं। आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हो तो जरूर पूछ लीजिए। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार राजन जी, मेरा नाम रिंकल शर्मा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो हमारा प्रकृति का संतुलन है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो जैसा कई बार गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमें नदियों को जोड़ना चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नदियों को जोड़ने से समस्या हल होगी? अगर ये किया जाए तो किस तरह से ये संभव है? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत की बाढ़ और सुखाड़ का इलाज नदी जोड़ नहीं है।
नदियों के साथ भारत का समाज जुड़ जाए, हमारा दिल और दिमाग नदियों के साथ जुड़ जाए, तो जैसे मेरे जैसे मामूली आदमी ने 12 नदियों को रिजुनेट किया, शुद्ध सदा नीरा बनाया, 17 लाख लोगों का पुनर्वास बिना किसी सरकारी मदद के अपने आप हो गया। लोगों ने कर लिया, अपने जमीन पर आकर खेती करने लगे। जो बेपानी होकर उजड़ गए थे वो पानीदार बन गए। वो क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को नदियों के साथ जोड़ा और वर्षा की एक एक बूंद को पकड़ के धरती के पेट में रख दिया। धरती के पेट से सूरज भी चोरी नहीं कर सकता। एवोपरेशन लॉस रुक गया। हमारे जो धरती के भूजल के भंडार थे, जो हमारे जल के बैंक थे, वो रिचार्ज हो गए। रिचार्ज हो गए तो लोग खेती करने लगे। इसलिए भारत को यदि पानीदार बनाना है तो नदी जोड़ नहीं, नदियों से लोगों को जुड़ना चाहिए। और यदि भारत को तोड़ना है तो नदी जोड़ना चाहिए। नदी जोड़ भारत को तोड़ने का षड्यंत्र है। इस देश में कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये नहीं कहने को तैयार है कि मेरे पास सरप्लस पानी है, मैं देने को तैयार हूं। नॉट ए सिंगल सीएम। ये जो जुडिशियली सोशली क्राइसिस है वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है। उसको समझे बिना राजेंद्र जी जी नदी डोगरा जी मैं जुड़ चुका हूँ। राजेंद्र जी आपसे निवेदन करेंगे, आरजेएस फैमिली में आप आए, इतना बढ़िया आपने संबोधन दिया और लोगों ने सुना है इस बात को। चूंकि पत्रकार देश भर से जुड़े हुए हैं तो इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। आरजेएस का सकारात्मक कार्य जो है यही सकारात्मक पत्रकारिता है। राजेंद्र जी आपसे सवाल पूछने के लिए सवाल ही था सर, सवाल ही चल रहा था ये। अच्छा सवाल चल रहा था, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है। और लोग भी हैं सवाल पूछने के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। पूछिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत को नदी जोड़ नहीं चाहिए, भारत को नदियों के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे नदियां रिजुनेट हो सकें, पुनर्जीवित हो सकें, हमारे अंडरग्राउंड एक्विफर रिचार्ज हो सके, नदियों में और कुओं में पानी आ सके और हमारे लोग खेती कर सकें। कोविड-19 के बाद जो सबसे अच्छा काम हमारी धरती पे हो सकता है वो लोगों को रिहेबिलिटेशन करने का काम केवल जल संरक्षण से हो सकता है। हमें मनरेगा में जो 25 प्रोग्राम दिए हैं उनमें से हमारी आत्मनिर्भरता नहीं होगी। हमारे पानी, गांव की माटी गांव में, गांव का पानी गांव में, हर घर में बने गोबर की खाद, हर घर रखे अपना बीज, अमावस्या को हो ग्राम सभा और उसमें हो फैसला अपने गांव की बायोडायवर्सिटी को बचाने का, बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सुखी समृद्ध गांव को बेहतर बनाने का। ग्राम सभा ले जब फैसला बेहतर बनाने का तो भारत का गांवों का गणराज्य ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार कर सकेगा। इसलिए दोस्तों इस कोविड-19 के बाद कुछ नया सोचना, नया करना, और वो है पानी का काम, प्रकृति का काम, जंगल का काम, हरियाली का काम, मिट्टी बचाने का काम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी हाँ, ओंकारेश्वर पांडे जी। जी नमस्कार राजेंद्र जी। आपके थोड़ा ओंकारेश्वर पांडे जी 1 मिनट रुकिएगा। मैं प्रखर इसको अगर राजेंद्र जी इजाजत दें तो इसको कंटिन्यू किया जाए, उसी लिंक से जुड़ जाएंगे हम दोबारा। हाँ करिए राजेंद्र जी इजाजत है तो, क्योंकि बहुत अच्छी बात है और आरजेएस जो है वो सकारात्मक कार्यों को देश भर में पहुंचाने का ही बीड़ा उठाया है। ओंकारेश्वर पांडे जी आ चुके हैं। जवाब भी बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि समय की सीमा है तो, लेकिन प्रखर आप तैयार हैं? प्रखर बिल्कुल सर, तैयार हूं सर। ठीक है, थैंक यू। ओंकारेश्वर पांडे जी प्लीज कंटिन्यू। वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी, राष्ट्रीय सहारा के पूर्व संपादक। अभी कंटिन्यू करें या दोबारा इसको आप कंटिन्यू? नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, अभी है टाइम, कंटिन्यू कीजिए।
राजेंद्र जी, मैं आपको बहुत सुन नहीं पाया, लास्ट में ही हम थोड़ा सा सुन पाए, और जो बातें आपने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और बहुत ही रेलिवेंट बातें हैं जो आपने कही। हम ये समझना चाहते हैं कि पिछले 5-6 साल से जब हमारी नई सरकार जब सत्ता में है, इसने कई सकारात्मक कार्य किए हैं, गंगा सफाई का अभियान किया है, और हम देख सकते हैं कि गंगा यमुना से लेके ब्रह्मपुत्र तक और भी जहां जहां नदियों के तट पर पूजन की व्यवस्था और महाआरती की व्यवस्था, एक तरह से लोगों को नदियों के प्रति आस्था जगाने की भी कोशिश हुई है। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें काफी हैं, या ये सब चीजें ऐसे दिखावा है, रेटोरिक है, और जो ठोस काम है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपकी क्या राय है? देखिए, कभी कभी दिखावे का काम करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने ज्यादातर दिखावे के काम किए हैं। लेकिन गंगा यमुना उनके जिस तरह से काम हो रहे हैं उससे नहीं हो। गंगा की बीमारी हृदय रोग, और उन्होंने दांतों के डॉक्टर को ये जुम्मा दिया है कि उसको दांत चढ़ा के माँ को जवान करें। मेरी माँ गंगा हृदय रोग के कारण आईसीयू में भर्ती होने लायक है। हमने अपनी माँ को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है। इस कोविड-19 ने बिना पैसा खर्च किए मेरी माँ की सेहत को ठीक किया। मेरी माँ की सेहत सुधरी, जबकि एक पैसा खर्च नहीं हुआ। मैं पिछले 20 वर्षों से बोल रहा हूँ कि मेरी माँ गंगा की बीमारी का इलाज तुम्हारे एटीपी और एसटीपी से नहीं होना होगा, क्योंकि इसमें करप्शन है और ये पैसा ठेकेदारों और इंजीनियरों की और अफसरों की जेब में चला जाता है। मेरी माँ का इलाज करने के लिए आप मेरी माँ के पेट में सीवर, सुवेज, गंदा पानी, वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मत आने दो, और जो बड़े बांध बने हैं वहां इन्वायरमेंटल फ्लो का सिस्टम बना दो, जिससे माँ को एक फ्लो मिल सके। जितना उसके शरीर में पानी की जरूरत है, गंगा जल की जरूरत है, उतना गंगा जल उसको दे दो, जिससे उसका सर्कुलेशन का फ्लो बना रहे। तो सरकार कहेगी ये सारे काम तो हम कर ही रहे हैं, इनमें से एक अगर काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में जाए तो वो नर्मदा परिक्रमा भी कर रहे हैं, सारी चीज। जी, अरे तो ये सब दिखावा है ना माय डियर फ्रेंड, ये सब दिखावा है परिक्रमा। आपने पिछले 6 सालों में 4 संतों ने अपना बलिदान दिया। इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन तक माँ गंगा के प्राणों को बचाने के लिए तपस्या करते हुए आत्मसमर्पण करके दुनिया से चले गए, जो इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले सेक्रेटरी थे। ऐसे लोग जिन्होंने माँ गंगा के लिए बलिदान दिया हो, और वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि माँ गंगा को आप केवल फ्लो दे दो। जी, ये एसटीपी एटीपी का करप्शन रोक। ये नमामि गंगे के नाम पर जो 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछले साल में बांटा, दोबारा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि राजेंद्र जी जबड़े चढ़ाने के लिए। राजेंद्र जी अभी समय समाप्त होने वाला है, अचानक समाप्त हो जाएगा। सबको बताना चाहेंगे, लगभग अलग अलग राज्यों से पत्रकार जुड़े हुए हैं, सवाल हैं, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी तैयार हैं। तो हम लोग थोड़ी देर बाद, मतलब 5 मिनट के बाद ये लिंक जो है आप दोबारा क्लिक कर लेंगे। जो लिंक से जुड़े हैं आप दोबारा उसे क्लिक करेंगे तो जुड़ जाएंगे। हमारे इसमें तकनीकी सहयोग है 5:45 पे। जी हाँ, 5:45 4:45 पे आप लिंक ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। और तब तक हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी आपके बीच में बने रहेंगे, आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए। अलग अलग हेम भाई भी जुड़े हुए हैं, अभी हेम भाई दिख रहे हैं मुझे। तो अभी राजेंद्र सिंह जी ने हेम भाई का नाम लिया था कि वो साथ काम किए थे। हेम भाई बताना चाहेंगे जिन पत्रकारों को कि हेम भाई जो है वो विनोबा भावे, संत विनोबा भावे के साथ 14 साल काम किए हैं, और शांति साधना आश्रम के संस्थापक हैं, जो कि असम गुवाहाटी में है। वहां बहुत ही हरियाली है।